अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी है ये एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे रेगुलेट करती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि जो हमारा ब्लड होता है उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है, अबाउट 7.35 to 7.45। ये नॉर्मली हमारे ब्लड का पीएच होता है। अब इस पीएच को हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है, आज हम वही देखने जा रहे हैं। जो मोस्टली एसिडिटी या बेसिसिटी या जिसको हम पीएच मेंटेनेंस भी कहते हैं, इसमें हमारी बॉडी के दो ऑर्गन्स बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। एक तो होता है लंग्स और जो दूसरा ऑर्गन होता है वो होता है हमारी किडनी। ये दो ऑर्गन्स मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लंग्स कैसे मेंटेन करते हैं पीएच को हमारी बॉडी में। लेट्स से हम लेते हैं एग्जाम्पल, जो हमारा ब्लड है, एग्जाम्पल हम लेते हैं जो हमारा ब्लड है, अगर उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिर कम होगा क्योंकि अभी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम प्रेजेंट होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। या आप लोगों ने रेस्पिरेशन में देखा होगा कैसे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। तो अभी हमारी बॉडी में ये कंडीशन है, हमारी बॉडी में ये कंडीशन है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस हमारा ब्लड अभी क्या है, एसिडिक। हमारा ब्लड अभी एसिडिक है। अब हमारी बॉडी क्या करना चाहेगी, हमारी बॉडी करना चाहेगी वो इस एसिडिटी को डिक्रीज करना चाहेगी, रेगुलेट पीएच करना है। तो उसका मतलब वो क्या करेगी, हमारी बॉडी वो इस एसिडिटी को कम करने की कोशिश करेगी। और उसमें अपना रोल कौन निभाता है, लंग्स। लंग्स हमारे जो होते हैं वो इसमें रोल निभाते हैं। अब कैसे निभाते हैं रोल, अब हम वही देखेंगे। जो हमारी कैरोटिड आर्टरी प्लस आयोटा, इन दोनों में क्या होती है, इसमें कैरोटिड बॉडी होती है प्रेजेंट और आयोटा में आयोटिक बॉडी होती है। जो एक कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी, यहां पर एक स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। यहां पर ध्यान रखिएगा, कीमो रिसेप्टर एंड बैरो रिसेप्टर। जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, बैरो रिसेप्टर वो प्रेजेंट होते हैं कैरोटिक साइनस एंड आयोटिक साइनस में। ये क्या होते हैं, ये प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव यानी ये हमारे ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। पर जो ये कीमो रिसेप्टर होते हैं ये केमिकल सेंसिटिव होते हैं, केमिकल सेंसिटिव यानी ये हमारे ब्लड में केमिकल्स की कंसंट्रेशन को देखते हैं। जब ये कीमो रिसेप्टर्स देखते हैं कि हमारे ब्लड में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स सिग्नल्स भेजते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स सिग्नल्स भेजते हैं। किसको सिग्नल्स भेजते हैं, हमारे मेडुला को। यहां पे मैं दिखाता हूं,
लेट्स से ये यहां पर हमारा मेडुला है। ये कीमोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये सिग्नल्स भेजते हैं मेडुला को ये सिग्नल्स भेजते हैं। और मेडुला में प्रेजेंट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पर प्रेजेंट होता है, मेडुला में, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, दो सेंटर्स एक्चुअली यहां पर प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्सेलरेटर सेंटर, यानी रेस्पिरेटरी एक्सेलरेटर सेंटर, और जो दूसरा होता है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इनहिबिटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी एक्सेलरेटरी सेंटर एंड रेस्पिरेटरी इनहिबिटरी सेंटर। जो ये सिग्नल्स कहां पर पहुंचती है, रेस्पिरेटरी सेंटर में पहुंचती है, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, मेडुला में। अब मेडुला क्या करता है, ये इस चीज को सेंस करता है, जो कि सिग्नल्स किसने भेजी थी, कीमोरिसेप्टर्स ने। अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहां पर हमारे हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो कम है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल होना चाहिए। इसीलिए ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, ये सिग्नल्स भेजता है रेस्पिरेटरी एक्सेलरेटरी सेंटर को। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी एक्सेलरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे लंग्स जो है ये रेस्पिरेशन फास्ट करते हैं, फास्ट रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से जब रेस्पिरेशन ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा और ज्यादा ऑक्सीजन क्या है वो अंदर हमारी बॉडी में आएगा। तो यहां पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा रेस्पिरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, और जो ये एसिडिटी हमारे ब्लड में हुई थी ये डिक्रीज हो जाएगी, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये तो था एक मैकेनिज्म जो जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमारे लंग्स होते हैं। फिर मैंने कहा कि दूसरा मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी में होता है, जो क्या करता है, इस एसिडिटी या बेसिसिटी को मेंटेन करता है। यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने देखा जब एसिडिटी होती है तब क्या होती है, हाइपरवेंटिलेशन, यानी ज्यादा रेस्पिरेशन हो रही है। अब अगर हमारी बॉडी में बेसिसिटी ज्यादा हुई तो उस टाइम इसका अपोजिट होगा, तो उस टाइम क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन, जिस वजह से क्या होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रहेगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा इन केस ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, क्योंकि इस टाइम क्या है, इस टाइम बेसिसिटी ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा जब हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और जो बेसिसिटी हमारे ब्लड में हुई थी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये तो था एक मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं दूसरा मैकेनिज्म, जिसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, हमारी किडनीज, जिसके लिए किडनीज रेस्पॉन्सिबल होती है। आपको पता है कि जो हमारी किडनीज होती है इनका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, और नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर सभी को पता होगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का,
इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पर पीसीटी, इसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं, हम इसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पर होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे नेफ्रॉन का। अभी हमें देखना क्या है, हमें इस कलेक्टिंग डक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है, जो इसका ये वाला कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट होता है, इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है। यानी नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम कहते हैं इंटरकैलिएटेड सेल्स। इंटरकैलिएटेड सेल्स, ये दो टाइप्स की सेल्स होती है। इंटरकैलिएटेड सेल्स दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं इंटरकैलिएटेड ए सेल्स, और दूसरी सेल को हम कहते हैं इंटरकैलिएटेड बी सेल्स। मैंने कहा दो सेल्स होती है इंटरकैलिएटेड सेल्स, एक होती है इंटरकैलिएटेड ए सेल्स और दूसरी होती है इंटरकैलिएटेड बी सेल्स। जो है इंटरकैलिएटेड ए सेल्स होती है, ये ही रेस्पॉन्सिबल होती है टू मेंटेन एसिडिटी। नाम से ही पता चलता है इंटरकैलिएटेड ए सेल, इसीलिए ए सेल कहा गया है, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल होती है टू मेंटेन एसिडिटी। यानी अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी है, ये उसको मेंटेन करती है। और जो ये बी सेल्स होती है, सीधी सी बात है, ये मेंटेन करेंगी बेसिसिटी। ये क्या मेंटेन करती है? बेसिसिटी। अब सवाल कैसे करती है, मैकेनिज्म क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। ये कैसे करती है मेंटेन। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी है, अगर हमारी बॉडी में, पहले बनाता हूं ये, अभी कंडीशन क्या है, हमारी बॉडी में एसिडिटी है, यानी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, ज्यादा है इस टाइम। तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला इंटरकैलिएटेड ए सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, ये है इंटरकैलिएटेड ए सेल, जो इसको रेगुलेट करेंगे। कैसे रेगुलेट करेंगे अब हम वो देखते हैं। लेट्स से यहां से ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, और यहां से क्या होता है, हमारा यूरिन पास होता है ऐसे यहां से। यानी अगर मैं यहां पर आपको ये कलेक्टिंग डक्ट अगर है ऐसे, हम ये वाला यहां पर ये सेल देख रहे हैं, ये साइड वाली सेल्स जो कलेक्टिंग डक्ट की होती है वही हम यहां पर देख रहे हैं। यहां से यूरिन पास हो रहा है और यहां से ब्लड जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है, और ये है इंटरकैलिएटेड सेल्स। इस टाइम कंडीशन क्या है, हमारी बॉडी में एसिडिटी है, यानी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब होता क्या है उस टाइम, जो ये हमारी इंटरकैलिएटेड ए सेल्स होती है, इनमें प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वाटर भी प्रेजेंट होता है। ये वाटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जो कि आप सब लोगों को पता होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये क्या बनाता है, H2CO3। आप सब लोगों को पता है जो ये H2CO3 ये स्टेबल नहीं होता है, ये जल्दी जल्दी ब्रेक होता है H पॉजिटिव आयन और HCO3 नेगेटिव, यानी बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन में ब्रेक होता है। हम क्या देख रहे हैं इस टाइम, एसिडिटी है ब्लड में, तो यहां से जो ब्लड सर्कुलेशन जा रही है उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। H पॉजिटिव आयंस, यहां से भी लेट से H पॉजिटिव आयंस, यानी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है इस टाइम ब्लड सर्कुलेशन। अब यहां पर क्या होता है, जो ही H पॉजिटिव आयंस बनते हैं और बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं, यहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां से HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस कहां जाते हैं, सर्कुलेशन की तरफ जाते हैं, यानी
HCO3 नेगेटिव, अब सर्कुलेशन में पहुंच गए। वहां पे क्या होता है, इसके साथ ये H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन होता है। क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन होता है और बनाता है H2CO3। फिर वो लास्ट में ब्रेक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जो ये एसिडिटी यहां पर थी ये न्यूट्रलाइज हो गई। क्यों न्यूट्रलाइज हो गई, बिकॉज ऑफ दिस बाइकार्बोनेट आयन। और जो H पॉजिटिव आयन यहां पर प्रेजेंट था ये क्या होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है। कहां, इस यूरिन में, और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इस तरह हमारी बॉडी में ये इंटरकैलिएटेड ए सेल्स एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। अब सवाल, अगर बेसिसिटी हो, अगर हमारी बॉडी में बेसिसिटी हो तब क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस, इसका अपोजिट होता है एक्चुअली। अब हम वो देखेंगे पहले। इस टाइम यहां पर क्या होगी, इंटरकैलिएटेड बी सेल, क्योंकि इंटरकैलिएटेड बी सेल क्या करती है, वो बेसिसिटी को मेंटेन करती है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, अभी हम देख रहे हैं बेसिसिटी, यानी हम कह सकते हैं HCO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है, तभी तो बेसिसिटी होगी। बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में ज्यादा है, तभी तो बेसिसिटी है। तो यहां पर क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन में इस टाइम, HCO3 नेगेटिव, यानी बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, HCO3 नेगेटिव। यहां पर सेम वैसे ही होगा, इंटरकैलिएटेड बी सेल में भी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और वो बनाता है H2CO3। और ये H2CO3 क्या करता है, ये ब्रेक होता है HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में। अब इस टाइम क्या होता है, इस टाइम यहां से बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो H पॉजिटिव आयन इस टाइम सिक्रीट होता है ब्लड सर्कुलेशन में, यानी H पॉजिटिव आयन अब यहां पर पहुंच गया सर्कुलेशन में। जहां पर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और वो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं, इसके साथ कंबाइन होते हैं, H पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे बनता है H2CO3, और जो फिर सिमिलरली ब्रेक होता है H2O और CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होता है, लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है। और ये HCO3 यहां पर जो बना, ये यहां पर एक्सक्रीट होता है यूरिन में, HCO3 यूरिन में एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिसिटी मेंटेन होती है। और जो हमारे बॉडी में ये HCO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वो एक्सक्रीट होती है यूरिन में, और यूरिन के थ्रू ये बाइकार्बोनेट आयंस बाहर चले जाते हैं। और इस तरह हमारी ये इंटरकैलिएटेड बी सेल जो कहां पर प्रेजेंट होती है, कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट होती है, मेंटेन करती है बेसिसिटी अगर हमारे ब्लड में होगी। तो इस तरह से ये होल मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है, और हमारे बॉडी का एसिडिटी या बेसिसिटी मेंटेन रहती है। जो मैंने पहले ही बोला था 7.35 टू 7.45 जो pH होता है ब्लड का, वो मेंटेन रहता है। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।